क्लास। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज, जिसका नाम है मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण, जो कि हिंदी शिक्षण शास्त्र के लिए हम लोग पढ़ेंगे। अगला चैप्टर देखिएगा, मूल्यांकन जिसे आप इंग्लिश में इवैल्यूएशन कहते हैं, और उपचारात्मक जिसे इंग्लिश में आप लोग रिमेडियल कहते हैं। रिमेडियल और शिक्षण यानी टीचिंग। तो आज हम लोग बात करेंगे इवैल्यूएशन एंड रिमेडियल टीचिंग यानी मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि मूल्यांकन, आखिर मूल्यांकन होता क्या है। मूल्यांकन जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि आपने बच्चे को जो पढ़ाया, जो आपने शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, तो उसमें उसने कितना प्रगति की, क्या प्रगति किया, उन सब का पता करने के लिए हम लोग समय समय पर क्या करते रहते हैं, मूल्यांकन। क्या मूल्यांकन एक बार ही करके बंद कर दी जाती है? हमेशा के लिए चलती रहती है। मूल्यांकन को कहीं कहीं आकलन भी लिख दिया जाता है। आगे हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण जो होता है, जिसको हम बोलते हैं रिमेडियल टीचिंग, नहीं, रिमेडियल टीचिंग उपचारात्मक का मतलब होता है आप जब किसी भी अभ्यर्थी को शिक्षण कराते हैं किसी भी बाल केंद्रित यानी समावेशी शिक्षा में, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप निदान खोजते हैं। निदान माने क्या होता है, कमी को ढूंढना, पता लगाना कठिनाई का, और उसके बाद हम लोग उसका क्या करते हैं, उपचार करते। कमी जो होती है, कठिनाई जो होती है, उसी को हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। यही ना आपका चलता है। निदान का मतलब ही होता है, जैसे अगर आप के पास किसी भी प्रकार की दर्द है, तो डॉक्टर के पास जाते तो क्या डायरेक्ट आपका रिमेडी कर देता है, क्या आपका डायरेक्ट उपचार कर देता है, या क्या रिपोर्ट डायरेक्ट जो है आपको क्या दवा का प्रिस्क्रिप्शन कर देता है? नहीं, सबसे पहले वो क्या करता है, दर्द की वजह जानता है, उसका निदान यानी कमी खोजता है, कठिनाई का पता लगाता है, आपको अनुमान के अनुसार वो एक्सरे करवाता है, अल्ट्रासाउंड करवाता है, या आपका बॉडी चेकअप करवाता है, ये सब ना करता है। और उसके बाद वह क्या करता है, उसी के आधार पर वह उसका उपचार करने का प्रयास करता है। तो आइए मूल्यांकन देखिए, मूल्यांकन में दो चीजें आ जाती हैं। मूल्यांकन में दो चीजें आ जाती है। एक तो आकलन करते हैं आप लोग। आकलन तो क्या क्या होता है, हर समय पे करते रहते हैं, नहीं, सतत चलती है। और उसी में आप एक चीज और करते हैं, जिसको हम लोग योगात्मक मूल्यांकन आकलन कहते हैं। एफए और एसए जिसको बोलते हैं आप लोग, समेटिव, और एक होता है कौन चीज, फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव होता है। तो समेटिव जो होता है योगात्मक होता है, फॉर्मेटिव जो होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको आकलन ही कहा जाता है, जो बीच बीच में हम लोग करते रहते हैं। समेटिव फाइनल होता है अंत में। आइए तो विस्तार से हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मूल्यांकन क्या है, जरा सुनिए इस पर। इवैल्यूएशन किसे करते हैं? कहता है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है, जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है। अधिगम समझते हैं आप लोग? अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम जिसको आप बोलते हैं लर्निंग, इसी को ना लर्निंग बोलते हैं आप लोग। और अधिगम यानी सीखना, यही ना आपका है। अधिगम यानी सीखना, सीखना सिखाना, ये अधिगम प्रक्रिया है, ठीक है। तो अधिगम जो होता है यानी आपको इसमें दोनों शामिल हो जाएगा। अधिगम में शिक्षक भी हो जाएगा और छात्र भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरीके से होगा। और जब आप अधिगम कराते हैं तो उसकी उपलब्धि, आपने जो पढ़ाया उसका पता भी तो लगना चाहिए ना, कि आपने क्या पढ़ाया, क्या उपलब्धि हुआ, क्या बच्चे ने आपकी बातों को समझा कि नहीं समझा, ठीक है। तो उसका पता लगाया जाता है किसके माध्यम से, मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम जो आप पढ़ाते हैं, जो आप देना चाहते हैं, वह रियल में उसने प्राप्त किया कि नहीं किया, उसका पता कौन लगाएगा, मूल्यांकन लगाएगा, नहीं। और यह जो मूल्यांकन होता है, ये मूल्यांकन अपने आप में दो चीजों को समाहित करती है। आप देख सकते हैं, एक होता है जिसको हम कहते हैं आकलन, ठीक है, एक क्या होता है, आकलन होता है। और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग मापन कहते हैं, ठीक है। आकलन जिसके हिंदी में हम असेसमेंट लिख देते हैं, क्या, असेसमेंट। और मापन जिसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं। गौर कीजिएगा, मूल्यांकन जो होता है वह आकलन करते हैं आप बच्चे का। आकलन का मतलब क्या है, समय समय पर आप आंकते रहते हैं, जो आप पढ़ाते हैं उससे क्या करते हैं, जांच करते रहते हैं। एक बहुत सारा उसका मेथड है, मौखिक भी करते हैं, लिखित भी करते हैं उसको, और उसको खेल के रूप में भी कर सकते हैं, सारा आ जाता है। लेकिन मेजरमेंट, जब आप किसी भी बच्चे का मूल्यांकन समझिए क्या है, आपने जो अधिगम कराया उसने कितना प्राप्त किया, उसका पता लगाने का कौन चीज है, तरीका है। यही ना आपका है।
तो आखिर मूल्यांकन जो आपने पता लगाया तो उसमें दो चीजों के बच्चा को आकलन के आकलन पूछता है। आकलन जो है सीसीई, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, नहीं यही ना आपका है। ये जो है आकलन क्या एक बार चलने वाली प्रक्रिया है? सतत चलने वाली है, सतत व्यापक जो है आकलन। सतत माने लगातार, समय समय पर होते रहना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव माने होता है व्यापक। व्यापक का मतलब क्या है? उसके संगीत का भी होना चाहिए, उसके खेल का भी होना चाहिए, उसके पढ़ाई का भी होना चाहिए, उसके उद्देश्य से रिलेटेड भी होना चाहिए, यानी सब कुछ को अपने अंदर शामिल करेगा। इसका मतलब है कि शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों। शैक्षिक होता है जो आप वर्ग में, आप एक कक्षा में जो ज्ञान लेते हो क्या कहलाता है? शैक्षिक। और कक्षा के बाहर एक कमरे से बाहर जो भी होता है वर्ग कक्षा से, सब क्या होता है? आपका सह शैक्षिक होता है, जिसमें खेल कूद शामिल होता है। बात समझ रहे? शैक्षिक और सह शैक्षिक क्या है, जिसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आकलन और मेजरमेंट किसको कहते हैं? मेजरमेंट जिसको मापा जा सके, जिसको अंकों में दिखाया जा सके। नहीं, जैसे आप ग्रेड देते हैं, अंक में भी देते हैं कि नहीं देते? आप ग्रेड देते हैं, उसको अंक निर्धारित करते हैं, तो जिसको मापा जा सके। आकलन जो होता है, असेसमेंट जो होता है, उसमें आप लोग क्या करते हैं? सतत व्यापक चलती रहती है, लेकिन मापन में क्या होगा? कि मेजर किया जाता है अंक के द्वारा या किसी भी चीज के, और इस दोनों को सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। क्या हर तरह के मूल्यांकन को मापन करना संभव है? नहीं संभव है। क्या सबों को अंक, जैसे लंबाई का मापन, लंबाई का इंच में कर लेते हैं आप लोग? नहीं। दूरी को मीटर में कर लेते हैं। क्या आप सभी चीजों को माप सकते हैं क्या? तो आकलन प्लस मापन दोनों मिलकर क्या बनता है? मूल्यांकन बनता है। अच्छा, अब सवाल आता है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन क्यों किया जाता है? नहीं, सीसीई का फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हिंदी में अगर बोले तो सतत व्यापक मूल्यांकन, सतत व्यापक आकलन कहिए या मूल्यांकन कहिए, ठीक है। यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें शामिल होता है आकलन और प्लस मापन। ध्यान दीजिए, मूल्यांकन के उद्देश्य देखिएगा, यानी उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव्स? नहीं, मूल्यांकन करते हैं तो क्यों करते हैं, या इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? गोल्स बोलते हैं, एम बोलते हैं, ये ना सब है आपका। तो मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है उसका? सबसे पहले इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि मूल्यांकन जो होता है किसी भी सत्र के कहिए, नहीं किसी भी सत्र के, या कोई भी जो आप अध्याय चला रहे हैं, पाठ चला रहे हैं, नहीं जिसको आप टॉपिक बोलते हैं, यह चला रहे हैं, इसके क्या होता है? अंत में किया जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा, ये जब भी होगा तो पाठ के या सत्र के अंत में होगा। जैसे मान लीजिए अभी हम चला रहे हैं मूल्यांकन के उद्देश्य, तो मूल्यांकन चला रहे, मूल्यांकन जब समाप्त हो जाएगा और तब मैं आपसे जो जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा कि आपने क्या सीखा, आपने क्या जानकारी लिया, वह मेरा पढ़ाया सफल हुआ कि नहीं हुआ, आपने समझा कि नहीं, तो वो जो लास्ट में लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? मूल्यांकन। लेकिन बीच बीच में जो हम आपसे सवाल करते रहते हैं कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन क्यों किया जाता है, आखिर इससे क्या फायदा है, क्या उपलब्धि पता चलता है, तो ये बीच बीच में जो भी चल रहा है वो सबका सब क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। तो किसी भी चीज के दौरान चलने वाली प्रक्रिया सब कहलाता है आकलन। और जब कोई भी चीज समाप्त हो जाए और तब आप, जैसे मान लीजिए यहां से आप यात्रा के लिए गए कोलकाता, और कोलकाता से जब वापस लौट कर आए और जब वहां के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? आपका ये कहलाएगा हमारा बिल्कुल मूल्यांकन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूल्यांकन। लेकिन जब मैं बीच बीच में, जब यात्रा के दौरान ही हम कुछ पूछ रहे थे, कर रहे थे, अपना व्यवस्था कर रहे थे, तो सारा का सारा क्या कहलाएगा? आकलन। बस इतने याद रखिएगा कि आकलन जो होता है किसी भी जो अध्याय होता है, सत्र होता है, पाठ होता है, टॉपिक होता है, वो सबके बीच बीच में उसी दौरान चलती रहती है। किसी समय हो सकता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ये आपका इवैल्यूएशन होता है, सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है जिसमें सारे चीजों को समाहित कर लिया जाता है, होलिस्टिक होता है, नहीं संपूर्णता को शामिल करता है। और मूल्यांकन जो होता है सत्र के अंत समझते हैं, जैसे मान लीजिए अभी सीटेट का सत्र चल रहा है ना, अभी हम लोग का जैसे एग्जाम क्या होगा, दिसंबर जनवरी के आसपास होगा ये। तो जैसे 2 सत्र चलता है, एक आपका जुलाई वाला चलता है, जून जुलाई वाला, एक चलता है नवंबर दिसंबर वाला, ये ना 2 सत्र होता है। तो हम लोग अभी सेकेंड वाले में हैं,
चूंकि कोरोना के कारण क्या हो गया, एक प्रभावित हुआ। तो ये जो सत्र है, अब जैसे सीटेट का जो एग्जाम दीजिएगा तो आप वह मूल्यांकन आपका होगा, क्या आकलन होगा उस समय आपका मूल्यांकन होगा। लेकिन बीच बीच में जो आप टेस्ट दे रहे हैं या आपको सीटेट ने एक प्रोवाइड कराया है कौन चीज, कि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कर सकते घर बैठे, लैपटॉप पर दिया है ना। जैसे हम नया वाला लैपटॉप ले रहे हैं एक, तो उसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करा देंगे। नहीं, आप लोग सबको हम थोड़ी करा सकते हैं, ऑफलाइन वाले को करा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, तो उसमें जो कराएंगे तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो आकलन हो जाएगा। और जो अंत में सीटेट का एग्जाम देने के बाद आप यहाँ पर आइएगा सवाल डाउनलोड करके ना अपना क्वेश्चन पेपर, तो उस पर जो हम डिस्कशन करेंगे वो सब क्या कहलाएगा, वो आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन में सुधार की गुंजाइश होती है क्या? एक बार आप सीटेट का एग्जाम देकर आ गए तो क्या सुधर जाइएगा? नहीं, सुधार नहीं सकते उस रिजल्ट को। लेकिन हम जो बीच में आपको लैपटॉप से कराएंगे प्रैक्टिस, उसमें गलतियां होगा तो फिर सुधार सकते कि नहीं? सुधार लेंगे। तो आकलन जो होता है उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की सुधार नहीं किया जा सकता है। करेक्ट है। आकलन बीच बीच में चलते रहेगा, मूल्यांकन कहां पे होगा? अंत में। तो आइए इसका ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो क्यों करते हैं? तो छात्रों की उपलब्धि का पता लगाने के लिए, यानी हमारे बच्चे ने क्या अचीव किया, जो हमने उसको बताया जिस लक्ष्य के तहत, क्या उसने उसका उपलब्धि किया कि नहीं, कि ऐसे ही चला गया कि हम लोग पढ़ाते चले जा रहे और बच्चा को सीख नहीं रहा है। नहीं, छात्रों के विकास को निरंतर गति देता है। नहीं, बच्चे का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें आगे बढ़ता है, उसको गति कौन देता है? ये आपका मूल्यांकन। और मूल्यांकन ना हो तब तो इसी सब आएगा स्कूल और आएगा और जाएगा, कोई फायदा होगा नहीं। क्या मूल्यांकन का अर्थ केवल अंतिम परीक्षा से है? नहीं, चैप्टर के अंत में भी होगा तो क्या होगा? आपका मूल्यांकन ही होगा। ठीक है। छात्रों की योग्यता, छात्रों में कितना योग्यता है, उतनी कुशलता मतलब समझ रहे ना, उस चीज को करने में कितना वह सक्षम है, उसका रुचि आदि का भी पता किससे चल जाता है? आपके मूल्यांकन से। नहीं, आप मूल्यांकन करें तब ना पता चला कि बच्चा खेलकूद में अच्छा है, संगीत में अच्छा है, कि डांस में अच्छा है, कि घुड़सवारी में अच्छा है, कि भाला फेंकने में अच्छा है। नहीं, तो सारे चीज है कि पढ़ने में अच्छा है, तो ये सारा चीज का पता मूल्यांकन के माध्यम से चल जाएगा। छात्रों की कठिनाई, छात्रों में जो कठिनाई है, उसकी जो असफलता, विफलता जो है या असफलता, उसका भी पता चल जाएगा कि बच्चा फेल कर रहा है तो क्यों कर रहा है, नहीं कहां पे कठिनाई उसकी, सब पता चल जाएगा। अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनेगा। नहीं, जब आप उसकी कमी का पता लगा लेते हैं तो आप उसके एम का पता लगा लेते हैं, उसके रुचि का पता लगा लेते हैं, तो क्या हो जाता है? अध्ययन अध्यापन क्या हो जाती है? इफेक्टिव हो जाती है। नहीं, और इंप्रूव कर जाती है कौन चीज? उसका जो है से विकास को भी इंप्रूवमेंट मिलती है, उसकी निरंतरता मिलती है। करेक्ट है। तो ये था इसका उद्देश्य, किस चीज का? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको CCE कहते हैं हम लोग, CCE। ये आपका सेंट्रल कंबाइंड एजुकेशन नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यानी यह जो ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है, नहीं समय समय पर चलती रहती है। अब शिक्षार्थियों का जो सतत मूल्यांकन किया जाता है वह 3 प्रकार से किया जाता है। 3, पहला है जिसका निदानात्मक मूल्यांकन, जिसको आप डायग्नोस्टिक बोलते हैं। नहीं, निदानात्मक मूल्यांकन जो होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डायग्नोस्टिक। नहीं, डायग्नोस्टिक यानी क्या? निदान करना। निदान का मतलब क्या होता है? निदान यानी हम कह सकते हैं कि आप जो बच्चे के जो कमियां है, जो कठिनाई है, जो आप जिस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं उसकी पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही, कहां पे कठिनाई है, तो वो सारा चीज किस मूल्यांकन के तहत हो जाएगा? निदानात्मक। उसके बाद आता है रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको शॉर्ट में आप बोलते हैं FA बोलते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है। ये क्या होता है? जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं आप लोग, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? ये समय समय पर लिया जाता है, नहीं बीच बीच में लिया जाता है। FA, इसमें जनरली हम लोग बच्चों का क्या प्राप्त करते हैं? फीडबैक प्राप्त करते हैं। फीडबैक समझते हैं ना?
फीडबैक कहने का मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया, जो मैंने आपको दिया, जो ज्ञान दिया, या जो समझदारी डेवलप किया, आपकी समझ डेवलप किया, आपके पास कितना गया, तो इसमें हम आपसे भी प्राप्त करते हैं और बच्चे भी हमसे क्या करते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों में क्या चलते रहता है, फीडबैक समझते हैं ना। जो आपने सीखा उसका आप बैक कीजिएगा ना। जब मैंने आपको खाना खिलाया तो खाना का कुछ असर तो आना, एनर्जी बननी चाहिए ना। तो फीडबैक, एफए में क्या करते हैं हम लोग, फीडबैक लेते हैं, करेक्ट है। अब यहाँ पे समझिएगा एक बात, यहाँ पे डायग्नोस्टिक में थोड़ा समझ लीजिए। जब किसी भी चीज का आप निदान करते, कमी का पता लगाते हैं, कठिनाई का पता लगाते हैं, डायग्नोस्टिक करते हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उसका रिमेडियल टीचिंग करते, नहीं रिमेडियल करते, यानी उसका क्या कर देते, उपचारात्मक। जिस कमी था उसको आप दूर करने का क्या करते हैं, उसमें प्रयास करते हैं या पूरा कर देते हैं। रचनात्मक में क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, रचनात्मक मूल्यांकन होता है, ये समय समय पर चलते रहता है, हमेशा चलता है, सतत चलता है, फीडबैक इसमें लिया जाता है, करेक्ट है। और संकल्पनात्मक जो होता है, जिसे आप लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसए बोलते हैं, यानी समेटिव असेसमेंट, नहीं समेटिव असेसमेंट होता है ये, जिसे हम लोग कहते हैं संकल्पना। नाम से रहा है संकलन। संकलन मतलब क्या, इकट्ठा, नहीं इकट्ठा बोले तो किसी भी चीज का कौन चीज, अचीवमेंट की बात करेगा, उपलब्धि की बात करेगा, लेकिन अचीवमेंट की जो बात करेगा, एक संकल्पनात्मक मतलब क्या, एक योगात्मक रूप से करेगा, नहीं, और योगात्मक यानी सबको क्या करेगा, ये जोड़ के करता है, नहीं जितने भी आपने एफए प्राप्त किया था सबको एक साथ मिलाकर क्या बना देता है, समेटिव असेसमेंट करते हैं। समेटिव असेसमेंट हमेशा हम लोग क्या करते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन। एफए जो होता है, एफए जनरली कितने प्रकार से होता है, 4 बार करते हैं आप लोग, कितना बार करते हैं, 4 बार, साल में 4 बार आपका एफए लिया जाता है, रिपोर्ट कार्ड बनाई जाती है, और 2 बार आपका क्या होता है, समेटिव असेसमेंट होता है। एक बार दो के बाद उसको मिला के रख दिए, और एक बार लास्ट में सबको मिला के कर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको पहले आप लोग नोट कीजिए। मूल्यांकन और मापन में अंतर देखते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। देखिएगा, मूल्यांकन और मापन, एक तो बात स्पष्ट है कि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि इसमें एफए और एसए दोनों शामिल होता है, नहीं। दूसरी बात, या मूल्यांकन में आकलन भी शामिल होता है और मेजरमेंट भी शामिल होता है। कह सकते हैं कि मूल्यांकन बड़ा टर्म है, मापन क्या है, एक छोटा सा टर्म है। मूल्यांकन अपने अंदर मापन को क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है, आकलन को भी कर लेता है। तो मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि मापन किसी एक गुण या चर का होता है। जैसे आपका, जैसे अगर बताना है तो हाइट ही ना बता सकते, मेजर कर सकते हैं, वजन का ही नहीं कर सकते, किसी एक ही चर का ना एक बार कर सकते हैं, किसमें, मेजरमेंट में। क्या एक बार में सब कुछ आप मेजर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किसी एक चर का होता है। मूल्यांकन मापन के बाद होता है। मूल्यांकन कब होता है, पहले मापन होता है कि पहले मूल्यांकन होता है, पहले मापन होता है तब मूल्यांकन किया जाता है उसका, यह मूल्यांकन से, लेकिन मापन जो होता है तो मूल्यांकन से क्या होता है, पहले होता है। याद रखिएगा इस चीज को, पहले क्या होता है, पहले होता है आपका मापन, और बाद में क्या होगा उसका, मूल्यांकन। मूल्यांकन के बाद एक भविष्यवाणी संभव है। जब आपने किसी भी बच्चे का उपलब्धि परीक्षण कर लिया, आपने मूल्यांकन कर लिया, उसके सारे चीजों को पता कर लिया, तो क्या उसके बाद हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि बच्चा आगे चल के क्या करने वाला। लेकिन मापन के बाद भविष्यवाणी करना संभव नहीं। क्या आपको किसी लंबाई को केवल देखकर, किसी लंबाई को देखकर क्या उसका भविष्यवाणी आप कर दीजिए कि बच्चा क्या है, कैसा है, क्या बनेगा। मूल्यांकन स्थिति आधारित होता है। मूल्यांकन क्या होता है, एक सिचुएशन के आधार पर किया जाता है, लेकिन यह क्या होता है, मापन केवल अंक पर आधारित होता है। मूल्यांकन में घटना या तथ्य का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन मापन में घटना या तथ्य के विभिन्न परिणामों के लिए प्रतीक निश्चित किए जाते हैं। एक साइन होता है, एक सिंबल रहता है, करेक्ट। तो ये है आपका कौन सा, मूल्यांकन और मापन में अंतर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व देखिएगा। देखिए सतत, सतत का मतलब क्या होता है, सतत, लगातार। व्यापक माने बड़े पैमाने पर। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है आप लोग सभी समझ चुके हैं। मूल्यांकन यानी किसी सत्र या किसी कौन चीज
पाठ के अध्याय के अंत में किया जाता है। देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व को देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो शैक्षिक एवं, देखिए शैक्षिक का मतलब होता है जो आप वर्ग कक्षा के अंदर करते सब क्या होता है, शैक्षिक होता है। और इसके बाहर जो कुछ भी किया जाता है वर्ग कक्षा को, सब क्या होता है, गैर शैक्षिक। दोनों पक्षों का मूल्यांकन में क्या होता है, केवल क्लास में पढ़े उसी का होता है, हर चीज का किया जाता है। दूसरा है शिक्षार्थियों की कमजोरी की पहचान कर उसका निदान बताया जाता है। मूल्यांकन में ही क्या बताया जाता है, उसकी कमजोरी को पहचाना जाता है और उसको पहचान कर क्या किया जाता है, निदान। इसका मतलब है कि हम मूल्यांकन के तहत ही दो चीज पढ़ेंगे, एक उपचारात्मक और दूसरा निदानात्मक। पहले निदान करेंगे और बाद में उपचार भी करेंगे। उपलब्धि स्तर को निरंतर बनाए रखने वो ऊंचा उठाने के लिए क्या करता है, प्रेरित। उपलब्धि जो होता है, अच्छा मान लीजिए आप अगर कक्षा में अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, आपका जो तो मनोबल आपका क्या होता है, बढ़ता है। और मान लीजिए कि आपने इस कक्षा में नहीं पढ़ा तो आपका नंबर कम आया, आप जो है से अच्छे ग्रेड से पास नहीं किए तो आपका मनोबल टूट जाए। आप सीटेड देते हैं, बार बार आपका 82 से कम आ जाए, 90 से कम आ जाए तो आपका मनोबल क्या होने लगता है, टूटने लगता है। लेकिन पॉजिटिव तो आना चाहिए, सकारात्मकता आनी चाहिए, उसे कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन आपको जब मार्क्स बढ़ते, जैसे एक बार मान लीजिए 95 आया, 102 आया, 103 आया, 104 आया, तो आपका मनोबल बढ़ता है कि मेरा मार्क्स जो है बढ़ रहा है। करेक्ट है। तो उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग कर शिक्षार्थियों की समस्याओं का क्या कर लिया जाता है, समाधान किया जा सकता है। कब, उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग जब करते हैं तभी आपका समाधान होता है। क्योंकि निदान में तो कमी का पता लगाते हैं और उपचार में क्या हो जाता है, समाधान। शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। ये होलिस्टिक जो डेवलपमेंट होता है उस पर ये क्या करता है, जोर देता है। कौन, आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक देखिए बच्चे लोग, टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि आप सतत और व्यापक मूल्यांकन जब करते हैं तो कुछ ना कुछ तो तकनीक होगा, उसका कुछ ना कुछ उसका टेक्निक होगा कि नहीं होगा। तो देखिए टेक्निक क्या है, सबसे पहले आप सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए आप क्या करते हैं, बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में क्या होता है, बच्चे ने जो उपलब्धि प्राप्त किया उसको हम लोग क्या जानने का प्रयास करते, किस माध्यम से, साक्षात्कार। साक्षात्कार में हर चीज होता है, इसमें बोलने की भी शैली का पता चल जाता है, वो अपने विचार को व्यक्त करने का भी पता चल जाता है, नहीं उसका पर्सनालिटी का भी पता चल, यानी हर चीज उसके आवाज से पता चल जाता है। दूसरा होता है निरीक्षण, जिसको आप ऑब्जर्वेशन कहते हैं। नहीं, इसमें क्या कहा जाता है, बच्चे के व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर इसका परीक्षण कर लेते हैं, सतत व्यापक मूल्यांकन कर लेते हैं। व्यावहारिक समझते हैं ना, आपका जो व्यवहार है उसके आधार पर उसका निरीक्षण कर लेते हैं। नहीं, इसमें एक चीज और कर सकते हैं निरीक्षण में, नहीं वही रहेगा। दत्त कार्य का मतलब क्या होता है, होमवर्क, यही ना दत्त कार्य। आप होमवर्क में बहुत सारा चीज आ सकता है, आपने जो कुछ भी पढ़ाया उससे रिलेटेड आप प्रश्न दे सकते हैं, नहीं वही ना कर सकते आप लोग। तो आप दत्त कार्य जो होता है, जिसको आप असाइनमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। असाइनमेंट में क्या होता है, देखिए सबसे बड़ी बात है, दत्त कार्य वह कार्य होता है जो आपने क्लास में किया उसी का सब कुछ क्या होता है वहां पे, उसी से रिलेटेड आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं। पोर्टफोलियो इसका तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चे के हर पहलू को शामिल किया जाता है, आपके नाखून का, आपके ड्रेस का, आप खेल में क्या करते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आप कक्षा में किस तरीके से रहते हैं, आपने क्या उपलब्धि किया, आप नहीं, ये सारा आपके कैरेक्टर से लेके आपके हर चीज का इसमें मेंशन रहता है। एक फोटो लगा रहता है आपका और उसके नीचे सब कुछ विवरण होता है हर चीज का। नहीं, चेक लिस्ट क्या होता है, जैसे बच्चे को आपने टेस्ट लिया तो चेक लिस्ट में क्या होता है, मान लीजिए कि बच्चा कितने महीने में कितने दिन आता है उसको सही मारे या बता दिए। नहीं, इसमें केवल सही गलत है, बच्चे औसत से ज्यादा आया कि कम आया, बच्चे जो उपलब्धि मूल्यांकन किया जा रहा है उसमें कैसा उपलब्धि प्राप्त किया, उचित है कि नहीं है, इसी ना रहता है। दो तरीके से परीक्षण तो आप जानते हैं, टेस्ट जिसको आप लोग बोलते हैं, जो कुछ भी आप पढ़ाते हैं उसका आप लोग क्या कर लेते हैं, एक परीक्षण कर लेते हैं। करेक्ट है। और ये सारी चीजें हैं इसके लिए। आइए देखते हैं हम लोग प्रश्नों के प्रकार। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों के प्रकार देखिएगा, मूल्यांकन जो आप लोग करते हैं तो उसमें कैसा प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिएगा
मूल्यांकन के लिए आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ वैसा प्रश्न होता है जिसमें कैसा आंसर होता है, यस या नो, जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, नहीं, या इसी को आप कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नहीं, आप वैकल्पिक प्रश्न जिसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और उससे आपको क्या करता है, देना पड़ता है। अति लघुतरात्मक प्रश्न ना, जिसको आप बोल सकते हैं शॉर्ट ना, ये शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होता है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न दे सकते हैं जिसका जवाब 1 या 2 लाइन में हो जाए। और निबंधात्मक प्रश्न जो होता है जिसको दीर्घ उत्तरीय बोलते हैं, नहीं, तो इसको क्या करते हैं, पूरी तरीके से विवरण होता है। तो इन सब जो टाइप्स होते हैं प्रश्न के, आप किसी भी बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आप उसे एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन दे सकते हैं, पता चल जाएगा। अति लघुतरात्मक प्रश्न दे सकते हैं या निबंधात्मक या दीर्घ प्रश्न देकर भी आप क्या कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि बच्चा किस लेवल पर है और कितना उसने प्राप्त किया। एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं, वैधता, जिसको इंग्लिश में वैलिडिटी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैधता का मतलब होता है कि आप इसे किसी भी हालात में कहीं से कोई भी टीचर अगर इसको देखेगा तो सेम उसकी क्या होगी, आंसर। यानी देखिए, वैधता का मतलब होता है उसका गोल जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि आप जो एक परीक्षण कर रहे हैं वह किस चीज के लिए कर रहे हैं, ठीक है। विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है, रियलिबिलिटी बोलते हैं इसको, रिलायबिलिटी ये क्या होता है, विश्वसनीयता का भी वही एक सेंस कह सकते हैं कि अगर कोई भी शिक्षक, देखिए वैधता भी वही है, कोई भी कहीं भी जाता जाए तो वैध माना जाए, ठीक है, गोल स्पष्ट होना चाहिए। और अच्छे परीक्षण में विश्वसनीयता, विश्वसनीयता का मतलब होता है कि आप जो मार्क्स दे रहे हो वही दूसरा टीचर भी देगा, तीसरा भी देगा, चौथा भी देगा, यानी किसी भी प्रकार का मार्क्स पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो है आपका विश्वसनीयता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है आपको पता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है, ऑब्जेक्टिविटी यानी इसमें क्या होता है, आपके पास एक विकल्प होता है, ऑप्शन होता है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जिसमें आपके पास ऑप्शन होता है, उसी में से क्या करना पड़ता है, आपको देना पड़ता है। और ये सबसे अच्छा होता है, इसमें आप किसी भी प्रकार से आप कह सकते हैं कि जस्टिस के खिलाफ नहीं जा सकते, यानी जो है वही होगा, नहीं, अगर आपने सही मार दिया है वस्तुनिष्ठता को तो दूसरा भी क्या करेगा, उसको सही करेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मानकता का मतलब होता है स्टैंडर्ड। देखिए, हर क्वेश्चन का अपना मूल्यांकन का अपना अपना क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड मतलब एक मानकता होता है, उस मानक पर उतर रहा है कि नहीं। एक प्रश्न पत्र बना रहे हैं तो मान लीजिए कि आप जो ऐसे पुलिस के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं या सीटीईटी के लिए बना रहे हैं, तो उस सीटीईटी में जो उसका काम करना उसको शामिल किया गया है कि नहीं, तो ये मानकता है। और व्यावहारिकता तो जानते हैं कि प्रश्न ऐसा बनाना चाहिए जिसमें आपके व्यवहार का भी क्या हो जाए, परीक्षण हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक अच्छे प्रश्न के लिए, वैधता होना चाहिए, वैध होना चाहिए, कहीं भी किसी भी जगह पे कोई भी अगर जांचे तो वही मार्क्स आनी चाहिए। विश्वसनीयता, वो विश्वसनीयता पर उतरना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए ताकि अंतर ना पड़े। ऐसा नहीं कि आप उसको 5 नंबर दे रहे हैं और कोई उसको 10 दे रहा है मार्क्स। उसके बाद वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, जिसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं। और मानकता, जिस उद्देश्य के लिए, जिस गोल के लिए आप प्रश्न बना रहे हैं उसको वो क्या करता है, एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, उसकी मानकता होनी चाहिए, वो शामिल होना चाहिए। व्यवहारिकता यानी आपके व्यवहार का भी उसमें क्या हो जाए, प्रश्न शामिल हो जाए। तो ये है आपके एक अच्छे प्रश्न की कौन चीज, गुणवत्ताएं। चलिए, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं निदानात्मक शिक्षण को। ध्यान दीजिएगा, निदानात्मक शिक्षण जो होता है इसमें हम लोग डायग्नोस्टिक इसको बोलते हैं, डायग्नोस्टिक और टीचिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, निदानात्मक शिक्षण जो होता है, नाम से ही आपको लग रहा होगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, निदान नहीं, निदान करते किसी भी चीज का। निदान का मतलब क्या होता है, निदान का अर्थ होता है कारण का ढूंढना। आप जब किसी भी चीज के बारे में उसमें क्या कमियां है, क्या कठिनाई है, उसका कारण ढूंढते हैं। लेकिन कारण ढूंढते हैं तो कौन चीज का कारण आप ढूंढेंगे, पिछड़ेपन का ढूंढेंगे, बच्चे का कौन चीज का, कठिनाई का,
ये नाप करिएगा, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि बच्चे के, आप यहां से कर सकते हैं कि बच्चे के विषय या बच्चे के पिछड़ेपन का कारण ढूंढना ही क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर आपको कोई पूछे कि निदान किसे कहते हैं तो आप सिंपल कहिए कि बच्चे के पिछड़ेपन का कारण ढूंढना ही क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। यानी किसी विषय में छात्रों की असफलता का जानकारी, देखिए कारण ढूंढना, या आप यहाँ पे एक शब्द यूज करिएगा, असफलता की जानकारी ढूंढना, यही आपका क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर कोई पूछेगा आपको कि निदान किसे कहते हैं तो आप बता दीजिएगा कि कोई भी बच्चा है तो उसके पिछड़ेपन का कारण क्या, असफलता की जानकारी ढूंढते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। अब निदान के बारे में अगर हम बताएं तो अंग्रेजी में इसे हम लोग डायग्नोस्टिक कहते हैं, ठीक है। निदानात्मक शब्द जो है ना आपका, ये जो आप देख रहे हैं निदानात्मक शब्द जो है वह अंग्रेजी के डायग्नोसिस शब्द से, ठीक है, का हिंदी रूपांतरण, डायग्नोसिस जो शब्द है अंग्रेजी का, उसी का क्या है? हिंदी रूपांतर, या डायग्नोसिस को हम लोग क्या कहते हैं? निदान कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? अगर इसका हम अर्थ करें डायग्नोसिस का तो इसका अर्थ होता है निदान। निदान जो है आपका अर्थ होता है किसका? डायग्नोसिस का। और डायग्नोसिस को अगर सिंपल सा लैंग्वेज में कहा जाए तो आप कह सकते हैं कि जो भी रोग है वह आपके किस वजह से है उसका पता लगाना ही क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। देखिए एक चिकित्सक जो होता है वह रोगी के क्या करता है? कुछ लक्षणों को देखता है और देखकर क्या करता है? उसका निदान करता है, नहीं, और निदान का जब कर लेता है तो उसके बाद उसको उपचार करता है, ये ना चीज करता है। उसी प्रकार एक शिक्षक जो होता है वह छात्र के विषय गतिमान देता है और अधिगम संबंधित त्रुटियों को जानकर और उसकी कठिनाइयों को दूर कर उसको क्या करता है? निदान करता है। नैदानिक परीक्षण में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना। देखिए जब भी आप निदान करते हैं, जब भी आप किसी भी चीज का कमी का पता लगाते हैं शिक्षण व्यवस्था में, तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले उन विद्यार्थियों को खोजना है आपको जिन्हें सहायता चाहिए, ठीक है। निदान कर रहे हैं आप, कमी का पता लगा रहे हैं, तो आपको उन विद्यार्थियों को खोजना है जिनको सहायता रियल में चाहिए, ठीक है। और दूसरा, त्रुटियां कहां हो रही है, बहुत बड़ा सवाल है। अगर बच्चे में गलती हो रही है, बच्चे में कमी है, तो किस जगह पे है और क्यों हो रही है, इसका वजह होगा। सबसे पहले आप उसको खोजेंगे, कहां हो रही पता लगाएंगे और क्यों हो रही है, ये जवाब आप मिल जाता है तो आपका परीक्षण जो है सफल माना जाता है। अब निदानात्मक परीक्षण के प्रकार दो तरह का होता है, एक शैक्षिक निदान होता है, एक शारीरिक निदान होता है। आपका शैक्षणिक निदान में क्या आ जाएगा? जो आप जो है जहां पे पढ़ने के लिए जाते हैं वहां का एजुकेशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसा है, यही ना आपका। अब इसमें दो तरह का होता है, एक शैक्षणिक होता है जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर किया जाएगा, और दूसरा होता है शारीरिक निदानात्मक परीक्षण। यानी कभी कभी क्या होता है कि आपके शरीर को पूरी तरीके से ऊर्जा नहीं मिल पाती है, आपको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, आपको कभी कभी खून की कमी हो जाती है, तो ये सारा चीज का भी परीक्षण वहां पे चलते रहते। देखते होंगे कि वहां पे जैसे आयरन की गोलियां दी जाती है, बहुत सारे ना, कभी कभी विभिन्न प्रकार के दवा भी यहाँ दिया जाता है, पोलियो का या बहुत तरह का, तो दोनों परीक्षण चलते रहता है। कि ऐसा तो नहीं है कि बच्चे में कहीं निदान जो हम लोग कमी कठिनाई का पता लगा रहे हैं और उसको ऐसा तो नहीं कहीं शारीरिक कमजोरी है उसका और जिसके कारण वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में क्या होता है? स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो उसको हम शैक्षणिक तो जांचेंगे और प्लस क्या करेंगे? एक शैक्षणिक निदानात्मक परीक्षण करेंगे, उसकी कमी का पता लगा लेंगे, और दूसरा शारीरिक निदानात्मक परीक्षण करेंगे, यानी शारीरिक रूप से भी उसको क्या होना चाहिए? बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। जो भी उसके शरीर में कमियां है, पौष्टिक आहार या कोई भी चीज का, तो उसको भी क्या करना है हम लोग को? पता लगाना। निदानात्मक शिक्षण में नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य गौर कीजिएगा। जो आप कमी का पता लगाते हैं उसका उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला उसके कमजोरी और विशिष्टता का पता लगाना, दूसरा पिछड़े बालकों की पहचान करना, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना। चूंकि आप जैसे ही नैदानिक परीक्षण करेंगे तो जो अध्ययन अध्यापन होगा, आप कमी का पता लगा लेंगे तो आसानी से बच्चों को वह चीज पढ़ाएंगे, वह विधि अपनाएंगे जो उसको जरूरत होगा।
उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना, कमी का पता लगाने के बाद आप क्या कीजिएगा, उपचारात्मक शिक्षण और पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना, बाल केंद्रित बनाना, जैसा आजकल चल रहा है, नहीं उसको पूरी तरीके से किस पर आधारित कर देना है, बालकों पर आधारित कर देना है। नैदानिक परीक्षण के चरण देखा जाए, सबसे पहला जो है वह होता है कि नैदानिक शिक्षण जो होती है मुख्य रूप से 5 चरण इसके माने जाते हैं। याद रखिएगा, नैदानिक जो आप परीक्षण करते हैं शैक्षणिक नहीं निदान में, उसमें 5 चरण माने जाते हैं जिनके आधार पर प्रक्रिया को बनाया जाता है। पहला है यह पता करना कि वह कौन से छात्र हैं और जो कठिनाई का सामना कर रहे हैं, अर्थात समस्यात्मक बालक की पहचान। सबसे पहले क्या कीजिएगा, समस्यात्मक बालक की पहचान करें। आपको निदान करना है तो निदान के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले पहचान करें कि समस्या है तो किस में है। उसके बाद यह जानना कि बालक से त्रुटि कहां हो रही है, और कठिनाई या त्रुटि की प्रकृति को जानने के बाद यह जानना कि त्रुटियों के कारण क्या है। सबसे पहले आप समस्यात्मक बालक की पहचान की, दूसरा त्रुटि कहां हो रही है, और तीसरा त्रुटि का कारण क्या है, यानी बच्चे में ध्यान कहां पे नहीं दिया है, या अनियमित उपस्थिति का कारण क्या है, बीमारी है या विषय की कठिनाई है या समझ का स्तर में दिक्कत है। चौथा आता है कारण अगर पता हो जाता है तो उस पर विचार करना, यानी उस पर विचार किया जाता है कि उपचार क्या किया जाए, और उपचार समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिस प्रकार का समस्या होगा उस प्रकार का क्या होगा, उपचार होगा। और उपचार देने के बाद ही यह क्रिया समाप्त नहीं होती। ऐसा नहीं कि आपने उपचार कर लिया तो वह समस्या क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, बल्कि इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि समस्या उत्पन्न ही ना हो। करेक्ट है। आप इस चीज को देखिएगा, देखिए हमें निदान खोजना होता है, उपचार करना होता है, इससे अच्छा है ना कि समस्या ही उत्पन्न ना हो। तो सबसे बड़ा चीज है आप नैदानिक परीक्षण चरण में यह ध्यान दीजिएगा कि आप इस तरीके से आप शिक्षण प्रक्रिया को अपनाइए, निदान को अपनाइए कि आखिर समस्या जो उत्पन्न होती है वही उत्पन्न न हो पाए। जब उत्पन्न ही नहीं हुआ तो सारा समस्या क्या हो जाएगी, खुद ब खुद हल हो जाएगी। यानी रोग लगने के बाद इलाज करने से ज्यादा अच्छा है कि रोग लगने ही न दिया जाए। ठीक है, एक बिगड़े हुए आदमी को सुधारने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि उसको बिगड़ने जैसा माहौल ही नहीं दिया जाए। निदानात्मक शिक्षण के क्षेत्र, देखिए निदान आप करते हैं तो कौन कौन क्षेत्र में करते हैं, तो बच्चे के वाचन रीडिंग के क्षेत्र में कहां पे उसमें कमियां हो रही है, लेखन में राइटिंग में, उच्चारण स्पेलिंग का मिस्टेक, और भाषा लैंग्वेज। ठीक है, और एक और लगा सकते हैं अंक गणित, नहीं यानी अंक से जो रिलेटेड होते हैं उसमें जो है वह कहां पे कमी कर रहा है। अरिथमेटिक में भी आप इसको देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सारा क्षेत्र है जिस क्षेत्र पर आप निदानात्मक शिक्षण कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कहता है कि बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद, देखिए अभी तक आपने निदान खोजा था और अब हम लोग क्या करेंगे, उपचार। तो बच्चों की कमियों का जब आपने पता लगा ले तो उसका समाधान भी करना पड़ेगा, और फिर दोबारा से शिक्षण करवाना ही क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण। जैसे आपने जो अधिगम कराया उसमें कमी रह गई, और कमी रह गई तो आप उसको क्या करेंगे, उसको समाधान करेंगे और फिर से क्या करेंगे, दोबारा शिक्षण करेंगे। उसी को हम लोग कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण के कुछ सिद्धांत है। पहला, उपचारात्मक सामग्री को छात्र की कठिनाई को दूर करने के अनुसार डिजाइन करना चाहिए। जिस प्रकार का कठिनाई है उसी प्रकार को उसको क्या करना चाहिए, शिक्षण विधि है या उसको दूर करने का जो उपाय है उसको अपनाना चाहिए। दूसरा, उपचारात्मक शिक्षण छात्रों की आयु, रुचि, योग्यता और अनुभवों के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो उपचार दे रहे हैं, छात्रों 12 साल का है और उसका उपचार कितने दिन वाला लगा रहे हैं, 20 साल वाला लगा रहे हैं, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। अध्यापक को निदानात्मक परीक्षण के निर्माण में दक्ष होना चाहिए। आपको खुद उसमें ज्ञान नहीं है, खुद को कुशलता प्राप्त नहीं, तो क्या आप निदान कर पाइएगा। इसलिए निदानात्मक परीक्षण के निर्माण में आपको पहले अध्यापक को दक्ष करवाना चाहिए या होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि को बनाए रखने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देते रहना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की कमी है तो उसको दूर करना है, तो उसको रुचि को भी बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको कमी है तो दूर करने के लिए आप क्या कर देते हैं, उसको आप जो है
उसको हतोत्साहित कर। जैसे बच्चे को देखते होंगे दवा जब देता है तो उसके बच्चे का दवा भी बनाया जाता है उसी के अनुरूप रहता है ना, एज के अनुसार मीठा टाइप कर दिया जाता है ताकि बच्चा खाने में रुचि ले। अगर बच्चे को कड़ा दवा दी जाए तो बच्चा खाएगा नहीं, खा पाए। उसी प्रकार से निदान जब किया जाता है, उपचार किया जाता है, निदान के बाद क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है, तो उसमें हम बालकों को रुचि को भी बनाए रखना है और शिक्षण विधि भी अपनाना है। और प्रक्रिया के समय छात्र को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो प्रक्रिया करवा रहे हैं उसमें बच्चे को स्थिर कर दिए, निष्क्रिय नहीं करना है, तो फिर रुचि हट जाएगी। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है। सबसे पहले छात्रों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों, जो भी अधिगम में कठिनाई है, उसका दोष है, उसका त्रुटि है, उसका अंतर करना नहीं। तो उपचारात्मक शिक्षण का पहला उद्देश्य है कि अधिगम संबंधी कठिनाई, दोष और त्रुटियों को अंतर कर देना। दूसरा, छात्रों को अधिगम संबंधी दोष और त्रुटियों को इस प्रकार से दूर करना चाहिए कि छात्र उन्हें भविष्य में पुनः दोहराए ही नहीं। यानी अगर उसके पास किसी भी प्रकार का दोष है अधिगम संबंधी, तो उसको इस तरीके से उसका उपचार कीजिए कि फिर भविष्य में कभी आ ही न सके। तीसरा, छात्रों को दोषपूर्ण आदतों एवं मनोवृत्ति को समाप्त करना। यानी छात्रों में जो दोषपूर्ण आदत है एवं जो मनोवृत्ति मतलब उसकी जो किसी भी काम को करने की जो एक इच्छाएं हैं उसको समाप्त कर देना है। ठीक है, दोषपूर्ण है उसको। और छात्रों में उन आवश्यक आदतों को संस्थाओं को दिखाना जो उनके द्वारा सीखी नहीं गई है। बालकों के लिए आवश्यक उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया। सबसे पहले कमजोर छात्रों को आगे बैठाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा इसमें कि बालकों के उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे पहला स्टेप है कि कमजोर जो छात्र है, जिसमें कुछ कमी है, जिसको सीखने में दिक्कतें होती है, उसको क्या करना है, आगे बैठा देना। दूसरी, कक्षा में उदाहरणों का जो चरण है, विषय वस्तु में कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यानी आप जो आप उदाहरण दीजिएगा वह आप ध्यान रखिएगा कि चरण विषय वस्तु जो उसका चल रहा है, उदाहरणों का चरण जो करना है, तो चयन जो करना है चरण में, कक्षा में उदाहरणों का जो चयन करना है वो विषय वस्तु और कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखना है। विषय वस्तु भी देखना है, कठिनाई भी देखना है। ऐसा ना कि गणित वाला उदाहरण पेश कर दिया विज्ञान में, विज्ञान वाला हिंदी में। छात्रों को कक्षा में तर्क तथा सोचने के अवसर देना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। बच्चे को मौका दीजिए कि बच्चा क्या कर सके, तर्क कर सके और प्लस बच्चा सोचे, ऐसा अवसर उसको उपलब्ध कराइए। प्रत्येक छात्र को त्रुटियों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करें। देखिए यही क्वेश्चन डालता है कि बच्चों का अगर आप उपचार कर रहे हैं तो उसको किस रूप में देखना है, व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करके उनको दूर करने का उपाय बताना है व्यक्तिगत तौर पे। और छात्रों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित करके उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करना चाहिए। छोटे छोटे समूह में विभाजित कीजिएगा तो क्या होगा, हर बच्चे पर आपकी नजर रहेगी। छात्रों को क्रियात्मक रखने के लिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना चाहिए। यानी अगर बच्चे को चाहते हो कि सक्रिय रहे, बच्चे भी उसमें क्या उबे नहीं, बच्चा भी हिस्सा लेते रहे, तो उसके लिए कौन सा विधि अपना देना है, प्रश्नोत्तर। बच्चे कुछ पूछते हैं, आप जवाब दीजिए उसी से रिलेटेड, और आप भी कुछ पूछेंगे, उसका जवाब कौन देगा, बच्चा देता है जवाब। ध्यान दीजिएगा, समस्याओं को हल करते समय आप जो भाषा का प्रयोग करेंगे वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, घुमावदार बातें नहीं करनी, और प्लस कैसी भाषा होनी चाहिए, सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि सबको क्या हो सके, आसानी से समझ सके। समस्या को जब हल करते हैं तो स्पष्ट रूप से और सरल भाषा में, सरल भाषा का प्रयोग कीजिए। श्याम पट यानी जो आप ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं, अब तो व्हाइट बोर्ड चलती है तो, या डिजिटल बोर्ड, तो श्याम पट पर लिखी हुई सामग्री व्यवस्थित, स्पष्ट और कैसा होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए। जिसकी बारी जब है वो वैसे ही सजा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए ताकि सबको समझ सके, और उपयोगी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उपयोग के लायक नहीं है और आप उसको क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती उसमें लगा रहे हैं। कमजोर छात्रों को पर्याप्त अभ्यास कराना चाहिए, ठीक है, और छात्रों को कभी भी
हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे छात्र में कितना भी कमी क्यों। अगर कमी है तो कहीं ना कहीं आप ही इसके लिए क्या है जिम्मेदार, क्योंकि बच्चों में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है और दोष भी नहीं होता है। तो आज बस इतना ही, तैयारी करिए। जय हिंद।